नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं कन्नौज में। कन्नौज का प्राचीन किला है राजा जयचंद का किला। आपने राजा जयचंद का नाम तो इतिहास में कई बार सुना होगा। राजा जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुए युद्धों को भी आपने सुना होगा। राजा जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध किस लिए हुआ था ये भी हम आपको बताएंगे। तो पहले तो हम आपको राजा जयचंद का किला दिखाएंगे। और आज हमारे साथ हैं विकास अवस्थी जी, कन्नौज के इतिहास के प्रसिद्ध जानकार भी हैं और दैनिक भास्कर में पत्रकार भी हैं। इन्हीं से हम जानकारी करते हैं। ये हमारा किले की जानकारी में सहयोग करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें किले की जानकारी के विषय में आप बताएं कि ये कितना प्राचीन किला है और इस किले का क्या इतिहास है। देखिए, किले की प्राचीनता के बारे में तो कुछ ठोस बात नहीं कही जा सकती, क्योंकि ये कन्नौज में जो भी राजा हुए हैं, रजवाड़े हुए, वो इसी किले में इसका मॉडिफिकेशन तो समय समय पे होता रहा। जी जी जी। जब राजा चक्रवर्ती सम्राट जी राजा हर्षवर्धन कन्नौज के राजा हुए तब भी इसी किले में इसी महल में रहते थे। जी जी अंतिम हिंदू शासक राजा जयचंद हुए, वो भी इसी जी किले में रहते थे और दोनों के बीच करीब 600 वर्षों का अंतर रहा है। जी। तो ये काफ़ी पुराना किला है और हमारी समझ में आसपास के कई राज्यों में इतना बड़ा राजमहल, इतना बड़ा, इतना शानदार महल नहीं रहा होगा जितना कन्नौज का रहा है। आप इस बात का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप देख रहे हैं जहाँ पे हम लोग खड़े हैं वहाँ 5-5, 6-6 मंजिल की जो इमारतें आसपास दिख रही हैं। इधर जरा कैमरामैन से कहना चाहूंगा, जरा दिखाएं। वो इमारतें भी जयचंद के इस ध्वस्त टीले के बराबर तक नहीं पहुँच पाई हैं। तो इतनी ऊंचाई तक ये अवशेष यहाँ पे पड़े हुए हैं किले के। कितना इस किले के आसपास एक मंदिर बताया जाता था, गौरी शंकर मंदिर भी था। रानी जो संयुक्ता थी उनको पृथ्वीराज चौहान दिल्ली से ले गए थे, जो राजा जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद का कारण बना। चूंकि राजा जयचंद भी गहलवाल वंश से संबंधित थे। तो यहाँ से गौरी शंकर मंदिर कितनी दूर होगा लगभग? गौरी शंकर मंदिर जो ये जो महल का एक बताया जाता है कि द्वार था, ये गौरी शंकर मंदिर की साइड में ही मंदिर के गेट की तरफ इनका गेट द्वार खुलता था। और ऐसा माना जाता है तो राजघराने के जो भी लोग थे वो सुबह किले का शायद पूर्वी द्वार खुलता होगा। पूर्वी द्वार में, और पूरब द्वार के सामने गौरी शंकर मंदिर है। मंदिर की भी अपना एक महत्व है। मंदिर जो है वो स्वयंभू शिवलिंग है और सम्राट हर्षवर्धन के समय इस मंदिर की पूजा पाठ देखने के लिए 1000 पुजारी यहाँ पे नियुक्त थे। अच्छा, इसका कितना सीमा क्षेत्र होगा, पूरा क्षेत्रफल राजा जयचंद के किले का? देखिए, एक अनुमान तो ये है कि जितना आपको कन्नौज शहर बसा हुआ दिखाई पड़ रहा है, ये सब कहीं ना कहीं किले की जो अवशेष है किले के ही ऊपर बना हुआ है। आप जब भी कन्नौज शहर जाएंगे तो देखेंगे आप कोई रास्ता एकदम नीचे चला जाता है, कोई मोहल्ला ऊंचाई बसा हुआ है। तो ये टीला काट काट के ही बसाया गया है। क्या उदासीनता है जिस कारण ये टीला जो ध्वस्त होता जा रहा है। ये पुरानी आप चारों तरफ खंडर आप भी देख रहे हैं और ये बबूल की खड़ी है। क्या ऐसा कारण है कि यहाँ पर शासन प्रशासन ध्यान नहीं दे पा रहा है, ये खंडर होता जा रहा है? देखिए, हमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये सिर्फ राजनीतिक दबाव में यहाँ पे कोई काम नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि ये टीला इतने वर्षों से खंडर है कि इसके आसपास बस्तियाँ, इसकी ज़मीन पे बस्तियाँ बन गई हैं। और इसके संरक्षण के लिए एक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का यहाँ पे ऑफिस भी है, टीले से बिल्कुल लगे हुए हैं। इसके बावजूद टीले के अंदर तक कब्जे हो गए हैं, मकान बन गए हैं। और कहीं ना कहीं विभाग वालों की भी एक मजबूरी है कि जब ये कार्रवाई के लिए जाते हैं पुलिस के पास, तो पुलिस तहरीर लेके और खाना पूर्ति करके निपटा देती है। आलम यह है कि जो कब्जे करने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं लोकल के ही है। वो जो विभाग के लोग हैं उन पर दबाव बनाने के लिए कई तरीके के हथकंडे अपनाते हैं। कभी महिलाओं को भेज देते हैं, कभी छेड़खानी के आरोप लगवा देते हैं, कभी रेप के आरोप लगवा देते हैं। इस वजह से पुरातत्व विभाग वाले लोग भी बेचारे सिर्फ अपनी नौकरी विभाग वालों पर आरोप लगवा देते हैं। कई बार हुआ और उसका रिकॉर्ड भी है। हाल ही में एक कर्मचारी के ऊपर एक सपा के नेता जो भूमाफिया के रूप में भी जाने जाते हैं, उन्होंने कब्जा भी कर रखा काफ़ी हिस्सा यहाँ पे। उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत एक कर्मचारी के ऊपर छेड़छाड़ का मुकदमा लगवाया। हालांकि वो मुकदमा बाद में शायद रफा दफा हो गया, चूँकि कोई सबूत नहीं मिले उसके खिलाफ। जी। अच्छा विकास जी, आपसे एक और सवाल है हमारा। राजा जयचंद को गद्दार बताया जाता है। अमूमन आपने कई लोगों के मुंह से सुना होगा कि राजा जयचंद गद्दार थे। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने छेड़ी है। और आज जो भी बुद्धिजीवी हैं देश भर में कहीं भी हो, हम देखते हैं कि वो एक उदाहरण देते हैं। जब किसी को गद्दार कहना होता है, गद्दार ना कहकर राजा जयचंद का नाम लेते हैं कि ये फलां जगह का जयचंद है। जी। और इतना कन्नौज वासियों को ये चीज़ हर्ट करती है कि आखिर ये कलंक क्यों लगा। सबसे पहले तो इस चीज़ को समझ लेना चाहिए कि जिसकी वजह से आरोप लगा है उसके और जयचंद के बीच में संबंध क्या था। बहुत से लोगों से पूछो तो वो बता ही नहीं पाएंगे। राजा जयचंद और पृथ्वीराज चौहान आपस में मौसेरे भाई थे।
राजा जयचंद्र राजा जयचंद्र और पृथ्वीराज की जो मौसी थी वो मतलब जिनसे राजा जयचंद्र की पैदाइश हुई है वो बड़ी बहन थी, और जिनसे पृथ्वीराज की पैदाइश हुई वो छोटी बहन थी। जी। राजा जयचंद्र उम्र में पृथ्वीराज से बड़े थे, और इनके नाना दिल्ली के शासक हुए। जी। उनकी कोई पुत्र नहीं थे, इसलिए उत्तराधिकारी के रूप में जयचंद्र और पृथ्वीराज ही के नाम सामने आए थे। तो पहले तो वहाँ पे पारिवारिक खींचतान हुई है कि दिल्ली की राजगद्दी किसको मिलेगी। तो कहीं ना कहीं दावेदार जयचंद्र थे जो कन्नौज के राजा हुए हैं, वो दावेदार थे दिल्ली के, चूंकि वो परिवार में बड़े थे उत्तराधिकारी के रूप में। तो कहीं ना कहीं जो पृथ्वीराज चौहान के परिवार वाले थे उधर से कहीं ना कहीं सियासत हुई, और राजा जयचंद्र की प्रतिष्ठा पहले नाना की नज़र में धूमिल की, और उसके बाद जब उनको ये चीज़ महसूस हुई कि हमारे साथ यहाँ सियासत हो रही, तो उन्होंने कहा हम खुद एक बड़े राज्य के उत्तराधिकारी हैं कन्नौज के, तो हम क्यों यहाँ की गद्दी के लिए आपसी परिवार में लड़ाई लड़ें। तो उन्होंने वहाँ त्याग किया उस गद्दी का, और वो चले आए कन्नौज में आके अपनी सत्ता संभाली। इसके बाद उस दिल्ली की जो गद्दी थी वो पृथ्वीराज चौहान को मिली, जबकि उनके पिता पृथ्वीराज चौहान के पिता अजमेर के शासक थे, वहाँ के भी वो उत्तराधिकारी थे, लेकिन वो दिल्ली की सत्ता पे काबिज हुए। इसके बाद बात आती है कि गद्दारी किसने की। तो भाई पृथ्वीराज चौहान और जयचंद्र जब मौसेरे भाई थे, जयचंद्र की जो बेटी थी संयोगिता, वो पृथ्वीराज चौहान की भतीजी हुई। पृथ्वीराज चौहान उस रिश्ते से उनके चाचा हुए। अब अगर कोई चाचा अपनी भतीजी का अपहरण करके और शादी के मंडप से उठा ले जाएगा तो किस राजघराने को प्रतिष्ठा पे आंच नहीं आएगी। और इसी बात का फायदा मोहम्मद गौरी ने उठाया। इस बात का मोहम्मद गौरी ने फायदा उठाया, लेकिन जो ये दावा किया जाता है कि जयचंद्र ने मोहम्मद गौरी को दिल्ली पे आक्रमण करने के लिए बुलाया था, ऐसा कहीं कोई प्रमाण नहीं, कहीं कोई सच नहीं। एक जो पृथ्वीराज चौहान के जो वो दरबारी कवि थे चंद्रवरदाई, पृथ्वीराज रासो में उन्होंने एक जगह लिखा, वो भी सामंतों पे ये आरोप लगाया, जयचंद्र पे कहीं कोई आरोप नहीं लगा। जयचंद्र ने कई बार मोहम्मद गौरी से आक्रमण किया और उनको भगाया भी, खदेड़ा उनकी सेना को कई बार। इसके बाद ये जो इटावा के पास तो एक मिनट कौन सा है वो एक मैदान है युद्ध का, वहाँ पे वीरगति को प्राप्त हुए थे। उसके बाद अच्छा विकास जी, यहाँ पे बताया जाता है कि जयचंद्र के किले में आज भी इतना खजाना छिपा हुआ है। अगर इस किले की खुदाई हो तो बताया जाता है, जैसे अभी मैं यहाँ जैसे ही इंटर हुआ तो यहाँ लोगों ने बताया कि कुछ लोग मिल गए थे मुझे कि साहब यहाँ पे तो अवैध कब्जा भी हो रखा है, यहाँ पे इतना खजाना है, और बहुत से लोग यहाँ का खजाना निकाल भी ले गए हैं खुदाई करके, जिसको मिल गया जो मिल गया भूले गया। इसमें क्या सच्चाई है? देखिए, कन्नौज एक बहुत समृद्धशाली राज्य था और पूरे उत्तर भारत की राजधानी रहा। तो जो एक देश की राजधानी रहा, वहाँ पे कितना खजाना होगा अनुमान लगाया जा सकता है। और व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र भी कन्नौज रहा, क्योंकि पहले नदियों के माध्यम से जलमार्ग से व्यापार होता था, और यहाँ पे गंगा नदी बिल्कुल इस महल से लगी हुई थी। तो स्वाभाविक सी बात है, ये नगर समृद्धशाली था। गंगा जी यहाँ से लगभग कितनी दूर होंगी? अब तो यहाँ से करीब 3-4 किलोमीटर दूर है, लेकिन इस एरिया में गंगा जी होंगी। हाँ, ये गौरी शंकर मंदिर आप देख रहे हैं, मंदिर, और मंदिर के बाद ये आप जो देख सकते हैं ये गौरी शंकर मंदिर दिख रहा है, और मंदिर से गंगा 3 किलोमीटर होंगी। हाँ, करीब 3 किलोमीटर आगे गंगा जी दूर चली गई यहाँ से। थोड़ा सा अब कटान होते होते वो काफी दूर पहुंच गई है। उस समय महल के पास से ही, मंदिर के पास से ही लगी हुई गंगा जी बहती थी। नहीं तो ये खजाने की यहाँ क्या सच्चाई है? तो बात ये है ना कि जो खजाना था, इसी पे मुगल शासकों की नजर टिकी हुई थी। मोहम्मद गौरी ने जब युद्ध में जयचंद्र को पराजित, वो युद्ध करते करते जब जयचंद्र वीरगति को प्राप्त हुआ, उसके बाद उन्होंने यहाँ से, ऐसा कहा जाता है, पढ़ा भी हमने कई जगह कि 1400 ऊंट पे लाद के जो यहाँ का सोना चांदी जवाहरात हीरे थे वो लाद के अरब देशों को ले गए थे। उसके बावजूद आज भी यहाँ की सच्चाई ये है कि जब बरसात होती है, बरसात में मिट्टी का कटान होता है, तो कहीं ना कहीं चमकीली धातु लोगों को दिखाई पड़ते हैं। कई बार यहाँ खेलने कूदने वाले बच्चे वो सब उठा के ले गए, मालूम पड़ा कहीं कोई गिन्नी निकली, कहीं कोई मोहर निकली पहले की, कहीं कुछ सिक्का निकला, इस टाइप की चीज़ें निकलती रहती हैं। अच्छा विकास जी, यहाँ बताया जाता है कि खुदाई के दौरान यहाँ कुछ अवशेष भी मिले थे, यहाँ शासन द्वारा कुछ खुदाई कराई गई थी कई सालों पहले। इस बात में थोड़ा संक्षिप्त में इसका वर्णन हमें करें। हाँ, देखिए, आप देख सकते हैं, ये हमारे जो आप देख रहे हैं बगल में एक गड्ढा टाइप का, ये टीले के ऊपरी हिस्से में गड्ढा है। अच्छा, ये गड्ढा? हाँ, तो यहाँ इसको जरा दिखाएं, इस गड्ढे को दिखाएं। जब ये हुआ कि इसके अंदर काफ़ी कुछ है, इसकी खुदाई की जाए तो इसमें काफ़ी कुछ खजाना और चीज़ें मिलेंगी कन्नौज के इतिहास के बारे में। तो ये गड्ढे के जो आसपास बाउंड्री दिख रही है आपको पुरानी ईंटों की, ये बहुत प्राचीन ईंटें हैं। इन ईंटों का क्या मतलब, ये क्या ऐसा अनुमान है कि कोई दीवार टाइप की महल की रही होगी जो पलट गई थी, उसी के अवशेष ये हैं चारों तरफ आप देख रहे हैं। ये दीवार पलटी हुई है। तो जब यहाँ पे सन 85, मुझे शायद लगा ये कोई कुआं वगैरह होगा। ना, ये कमरा टाइप का था। और सन 85 में यहाँ यूपी के राज्यपाल ने खुदाई शुरू कराई थी इस टीले की। तो इतना ही खुदाई हो पाया था, और इसमें आप यकीन नहीं मानेंगे कि अष्टधातु की, आदम का साइज की 5 मूर्तियां इसमें निकली थी। सोने की थी? अष्टधातु की थी। तो वो
वो मूर्तियों होता है। वो मूर्तियों को देखने के लिए यहाँ पे कौतूहल मच गया, भीड़ लग गई और लोग दावा करने लगे मूर्तियों को लेके मंदिर बनवाया जाए कुछ भी। तो उस चीज़ से उस बचने के लिए जी। उसको पुरातत्व विभाग के हवाले किया गया और यहाँ पे जो हंगामा एक खड़ा हो गया उसको लेके फिर खुदाई यहीं पे रुकवा दी गई थी। अच्छा, ऐसा तो नहीं है यहाँ खजाना रखने की कोई व्यवस्था हो पुराने समय में? नहीं, ऐसे माना जाता है कि ये जो यही तोपों से खजाने का कमरा यहाँ पे हो पहले कभी और इस जगह पे खजाना रखा हो। अब इसकी पुख्ता बात तो नहीं कही जा सकती, हालांकि ये दावा किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं खजाना जो था वो अभी भी यहीं दफन है, दबा हुआ है, लेकिन कहाँ है ये और खुदाई शायद बताया जाता है कि यहाँ कई लाख करोड़ रुपए का खजाना दबा हो सकता है अगर उसकी सही से खुदाई हो, उसकी जांच पड़ताल हो, कई लाख करोड़ का। और आज यहाँ पे कोई पुरातत्व विभाग का नहीं रहता है कोई देख रेख? हाँ, पुरातत्व विभाग ही इसकी देख रेख कर रहा है, हम दिखाएंगे ये इसके बगल में। ये आप लोग पुरातत्व वाले हैं? आप पुरातत्व विभाग के और ये बगल में ऑफिस भैया भी आपका है। क्या नाम है? आनंद कुमार जी जी। क्या आप में क्या पोस्ट पे हैं यहाँ पे? यहाँ पे देख रेख इसका और सफाई का जो रहता है पूरा आप ही का रहता है। तो इसे हम कुछ हमें इस किले का इतिहास बताएंगे? इतिहास आप जरा थोड़ा माइक लगा लीजिए, इसको माइक लगा के बताइएगा। हाँ जरा बताइए। जी, मैं जब से आया हूँ तब से ड्यूटी में, तो ये मैंने देखा कि यहाँ लोग घूमने आते हैं जी। और जैसे खजाना बताया जाता है, तो जब बरसात होती है यहाँ पे जी तो कोई ना कोई को कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत मिलता जरूर है जी। मतलब बहुत से लोग घूमने वाले आते हैं तो किसी ना किसी को मिलता रहता है जी। और बहुत दर्शक आते हैं जो यहाँ पे घूमने आते हैं। गौरी शंकर मंदिर आते हैं, छिमकली मंदिर आते हैं, जी। इस बारे में घूम के, और कई जगह भी देखने का इतिहास है, घूमने वाले जगह हैं, तो लोग बहुत पब्लिक यहाँ आती है जी। कोई दिक्कत नहीं है, मिलता भी सबको मिलता है। खजाना बताया गया तो रियलिटी मिलता है यहाँ, मिलता है। बरसात होगी तो थोड़ा ना थोड़ा मिलेगा जरूर, अगर आदमी घूमता है। सिक्के वगैरह मिलते होंगे? हाँ, सिक्का है, कोई सोने टुकड़ा है या कैसे मिलता है, तो यहाँ की मतलब यहाँ बहुत दबाव है भी, बहुत सारा यहाँ पे दबाव। अगर यहाँ खोजबीन की जाए तो कुछ सरकार को बहुत अच्छा प्राप्त मिलेगा, अब वो सरकार पे डिपेंड करता है। अच्छा विकास जी, आपसे एक हमारा अगला प्रश्न है। किला तो आपने दिखाया क्योंकि ये चारों तरफ खंडर में तब्दील हो चुका है और खंडर इतना हो गया कि आप ऊंचाई देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं आसपास ये मकान है बौने साबित हो रहे हैं और किला पूरा जो है देख रेख की वजह से खंडर में। लेकिन ये आसपास जो मकान इतने नज़दीक कैसे आ गए हैं? पुरातत्व विभाग का एक नियम होता है कि ज़मीन संरक्षित होती है, ज़मीन के पास मकान नहीं बन सकते हैं क्योंकि ये संरक्षित भूमि है। जैसे कि हमें जहाँ तक हमें इस बात की जानकारी है, संरक्षित भूमि पर या उसके आसपास किसी भी तरह का निर्माण नहीं हो सकता है। तो ये सब कैसे क्या हुआ? इस बात की आप कन्नौज के लोकल के व्यक्ति जानकारी सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, ये जो मकान आपको आसपास दिख रहे हैं जी, कायदे में नियमानुसार तो ये एक भी मकान आसपास दिखना नहीं चाहिए था जी। और ये जो बने हैं ना मकान, इसमें किसी एक विभाग की गलती नहीं है। इसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जी, पुलिस, जिला प्रशासन, मास्टर प्लान, ये सब विभाग इन्वॉल्व हैं कहीं ना कहीं सबको इनका हिस्सा पहुंचता रहा और उन्होंने आंखें बंद कर ली, जिससे ये मकान यहाँ पे आप देख रहे हैं पूरा मोहल्ले चारों तरफ बस गया। अब हम इसके नियम के बारे में बताएंगे। सबसे पहले तो हम ये दिखाना चाहेंगे आपको कि ये टीला है और ये जहाँ पे नीचे आपको सड़क दिख रही है, व्यक्ति निकल रहे हैं, इसके इधर वाला हिस्सा ये बाउंड्री है यहाँ पे। और बाउंड्री के अंदर भी आप देख रहे हैं लगातार ये मकान बने हुए हैं। ये कब्जे जमीन को कब्जा करके सारे अवैध कब्जे में आते हैं। सब अवैध कब्जे करके मकान बना दिए गए, लेंटर भी पड़ गए। और अब इसके नियम की बात करें तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जो नियम है उसके तहत जिस भी एरिया को, जिस भी पुरातत्व विभाग को ये पुरातत्व की चीज़ों को यहाँ पे संरक्षित करते हैं, इनके नियम के अनुसार जो संरक्षित एरिया है उसके 100 मीटर की दूरी तक कोई भी निर्माण किसी तरीके का हो ही नहीं सकता। और इसीलिए यहाँ और भी इसके बाद है 100 मीटर तक दायरे के 100 बाउंड्री से 100 मीटर दूर तक कोई भी निर्माण किसी तरीके का नहीं हो सकता। और उसके बाद जो आगे 200 मीटर की दूरी है, मतलब टोटल 300 मीटर, पहले 100 मीटर तक कोई निर्माण नहीं हो सकता। 100 मीटर के बाद जो 200 मीटर तक की दूरी है, अगर वहाँ कोई जमीन अपने होने के दावा करता है तो साथ के साथ वो विभाग के पास आए, विभाग से एनओसी लेने के बाद निर्माण करा सकता है। लेकिन कन्नौज के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग से आज तक ना तो किसी को कोई एनओसी जारी हुआ और ना ही किसी तरीके के किसी ने कोई परमिशन ली। आप हम 100 मीटर की बात कर रहे हैं, आप 100 मीटर का दायरा अंदाज लगा लीजिए कि कितनी बस्ती बन गई है। नहीं तो विभाग को इस बात की जानकारी नहीं कि हमारे चारों तरफ ये कब्जा? विभाग को जानकारी है। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि हम सिर्फ रिपोर्टिंग करते हैं, यहाँ की जो जानकारी है वो हम रिपोर्ट तैयार करते हैं, अपने लखनऊ मुख्यालय को देते हैं। लखनऊ मुख्यालय शासन के सामने उस बात को रखता है, प्रशासन को उस चीज को आदेशित करता है। लेकिन यहाँ से रिपोर्ट लखनऊ पहुंचने के बाद फिर आगे नहीं बढ़ती, वहीं जाके ठंडे बस्ते में पड़ जाती है। और परिणाम ये है कि चारों तरफ अगर यही हाल रहा तो आगे 10-20 सालों बाद ये जहाँ पे हम लोग खड़े हैं शायद ये टीला भी ना बचे, इतने यहाँ पे भूमाफिया हावी हैं।
अच्छा, ये आपने बात की भूमाफिया हावी हैं, तो ये यहाँ का लोकल प्रशासन इस बात की जो है करता है देख रेख? कोई भी अधिकारी किसी तरीके की हेडक नहीं लेना चाहता है जी। इसमें क्या है कि जो भी कब्जे हो रहे हैं इसमें राजनीतिक व्यक्ति का है तो संरक्षण है या सीधे सीधे उनका हाथ भी है। बात ये होती है जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी यूपी में तो आरोप लगते थे सपा वालों ने कब्जा करा लिया। जब बीजेपी की सरकार बनी तो कहीं ना कहीं भाजपा वालों ने भी कब्जे कर रखे हैं। अब अगर एक के ऊपर बुलडोजर चलवाया जाएगा तो उनकी पार्टी के लोग भी इसमें शामिल हो जाएंगे, उनकी भी गर्दन तक हाथ पहुंचेगा प्रशासन का। इस वजह से सारी चीजें राजनीतिक संबंधों के चलते, व्यापारिक संबंधों के चलते सारी चीजें दबी हुई हैं और लोग उसको दबा के रखना। कभी बारिश में यहाँ जो खजाना वगैरह निकलता है यही लोकल के लोग उसका लाभ उठाते हैं। हाँ, स्वाभाविक सी बात है। ये आसपास बस्ती के बच्चे यहाँ खेलने आते हैं, कोई अट्टी डंडा खेलता है, गुल्ली डंडा खेलता है, कोई बच्चे क्रिकेट खेलने आते हैं, जो भी खेलने आते हैं अमूमन वही चीज़ें उनको यहाँ लगती हैं। और ये इसलिए भी चीज़ें जैसे खजाने की चीज़ें फैली हुई हैं मिट्टी के बीच बीच में दबी हैं, वो इसलिए क्योंकि ये जो आलीशान महल था इस पे मोहम्मद गौरी ने 4 बार तोपों से आक्रमण कराया था। चंदाबर का युद्ध भी यहीं कहीं पे हुआ था। हाँ, उसी का युद्ध हुआ था, उसी में 1191 में राजा जयचंद वीर गति को प्राप्त हुए थे। और जब तोप के गोला पड़े होंगे तो वहाँ की चीजें बिखरी होंगी, वो बिखराव में मिट्टी के बीच वो भी सब सोने चांदी के आभूषण। राजा जयचंद के बाद से ये कन्नौज एक छोटे से शहर के रूप में समेट कर रह गया, फिर तो इसका शायद विकास नहीं हुआ उसके बाद में। जहाँ तक नहीं, उजड़ा हुआ शहर है। आप देखेंगे कन्नौज की जब काफी घाव सा है। आप अगर 4 पहिया गाड़ी से हैं तो कन्नौज की बाजार के अंदर घुसने की हिम्मत भी नहीं कर पाएंगे। 1 किलोमीटर बाजार का रास्ता तय करने में आपको 2 घंटे 4 घंटे भी लग सकते हैं। इसका जिम्मेदार कौन? इतनी सकरी गलियां हैं और इतना यहाँ पे अतिक्रमण है। नहीं, विकास इसका जिम्मेदार कौन है? स्वाभाविक सी बात है, यहाँ के जनप्रतिनिधि और यहाँ के अधिकारी जिम्मेदार हैं, जनप्रतिनिधि जिम्मेदार हैं। यहाँ की जनता आवाज नहीं उठाती इस बात को लेकर? अब जो पूरा कन्नौज ही टीले के ऊपर बना है, अवैध तरीके से बना, अगर देखा जाए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 80% घरों के नक्शे पास नहीं होंगे, 80% घरों के नक्शे होंगे ही नहीं। अच्छा, मुझे लगता है काफी दूर तक रहा होगा टीला, वो आप देख सकते हैं। ये आपको 2 मीनारें ऐसी दिख रही हैं, वहाँ पे भी टीला दिख रहा है यहाँ से थोड़ी दूर। हमने आपसे शुरू में ही कहा था कि और इसके बाद एक मंदिर जैसा दिख रहा है यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पे, वो भी गुम्बद है। वो भी गुम्बद है। अजय पाल मोहल्ला है, वो राजा अच्छा अजय पाल हुए कन्नौज में, उनका वहाँ पे मंदिर भी है और उसके पास में वो पुराना ये पूरा जो है किला, पूरा कितना एरिया लगभग इसका अभी होगा पूरा वर्तमान समय में? पूरे शहर की जहाँ तक आपको बस्ती दिखती है जी। बस्ती के बाहर तक ये किला मतलब बना हुआ था। और इधर जब आप गंगा जी तक जाएंगे पूर्वी एरिया में तो इधर इनका सेना का महल था, जहाँ रिजगिर गांव है। और आला उदल के टाइम पे आपने सुना होगा कि आला उदल को राजा जयचंद और उनके भतीजे लाकर ने बांसरण दी थी ताकि सेना को वो युद्ध कौशल भी सिखा सके। अब तो यहाँ पे राजा जयचंद का कोई वंशज है नहीं इस समय? नहीं, कोई वंशज नहीं है। पूरा जो है उनका समाप्त हो गया। इसी शायद यही कारण रहा होगा यहाँ के इतिहास का समाप्त होने का, हमें लगता है। हाँ, जो भी इतिहास था स्वाभाविक सी बात है, जब तोपों से आक्रमण किया होगा तो हर चीज छिन्न भिन्न हो गई, सारी चीजें। अच्छा, एक यहाँ पे चीनी यात्री फाहियान आया था, इसका कुछ इतिहास? चीनी यात्री हेनसांग जो आया था वो एक राजा हर्षवर्धन के पूरे उत्तर भारत के चक्रवर्ती सम्राट थे। राजा हर्षवर्धन कन्नौज को उन्होंने राजधानी बनाई थी। भी लिखी थी उनके टाइम पे, नाम नहीं भी याद आ रहा, उसने भी कन्नौज का वर्णन किया था। उनके टाइम पे चीनी यात्री हेनसांग कन्नौज आया था, उसने कन्नौज की समृद्धि का वर्णन अपनी पुस्तक में किया था। राजा सम्राट हर्षवर्धन के टाइम पे चीन से कन्नौज के संबंध बहुत अच्छे थे और उस समय कई वहाँ से यात्री यहाँ आए थे। उन्हीं में एक हेनसांग भी है जिन्होंने किताब भी लिखी है और कन्नौज के राजा के जो कन्नौज समृद्धशाली राजा था उसके बारे में भी लिखा है। इसके बहुत ही समृद्धि का वर्णन किया है। यहाँ शिक्षा को सबसे ज्यादा बढ़ावा सम्राट हर्षवर्धन ने दिया था। शिक्षा और कला का बहुत बड़ा केंद्र था कन्नौज। अच्छा, यहाँ विदेशी छात्रों को पढ़ाने के लिए यहाँ पे कई भद्र विहार बनाए गए थे, धर्मशाला टाइप के भद्र विहार बोलते थे। उनमें आके विदेशी छात्र ठहरते थे और यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करते थे। अच्छा विकास जी, उस समय के यहाँ कोई कॉलेज वगैरह मौजूद है राजा जयचंद के समय के? उस समय का तो कुछ भी नहीं बचा। ये पुराने कुछ मॉन्यूमेंट बचे हुए हैं। इन्हीं में कोई सीता रसोई बोली जाती है, कोई अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, तो कुछ अवशेष बचे हुए हैं। जैसे मैं कन्नौज से अभी घुसा था, एक गेट मुझे पड़ा था बहुत बड़ा सा, मैं आपको वीडियो में भी उस गेट दिखा दूंगा। वो गेट जो है राजा जयचंद का ही बनवाया हुआ है क्या? जैसे मैं घुसा कन्नौज में मैंने कई जगह देखे हैं। एक आप उधर सराय गली की तरफ जाएंगे, आप उस तरफ रास्ते में वहाँ भी गेट पड़ा था। ऐसे कई जगह गेट पड़ते हैं, तो ये गेट क्या उसी समय क्या है कि अभी ये बाद में? नहीं, उस समय के तो नहीं है, लेकिन ये बाद में ये गेट जो है ये मुश्किल से 300, 400, 500 साल पुराने होंगे। और राजा जयचंद्र करीब आज से
800-900 साल पहले राजा रहे हैं। उसके बाद और लोग आए जो यहाँ के समृद्धशाली लोग थे, उन्होंने ऐतिहासिक चीज़ों को बचाए रखने के लिए या लुक देने के लिए कन्नौज में स्वागत द्वार बनवाए हैं। वो द्वार आज भी 3-4 बने हुए हैं। कन्नौज में एंट्री करते ही वो आपको दिखाई पड़ेंगे। अच्छा विकास जी, जैसे अभी यहाँ मैंने देखा कि इतनी झाड़ियाँ वगैरह खड़ी हैं, तो आप भी आ जाएं भैया पुरातत्व वाले, तो यहाँ पे अराजक तत्व भी आते होंगे क्या? देखिए माइक किधर लगा हम बताएं। देखिए भैया की तरफ से पहले हम जवाब दिया दे रहे हैं, फिर आप इनसे पूछ लीजिएगा जी। पुरातत्व विभाग का यहाँ सिर्फ ऑफिस तो है जी, और ये लोग केवल देख रेख कर सकते हैं। यहाँ ना तो इसका सुंदरीकरण कराने के लिए कभी इनके पास बजट आया, ना हमें लगता है इन्होंने कभी प्रस्ताव भेजा विभाग की तरफ से। अगर ये टीले को देखने के लिए तमाम बाहर से लोग आते हैं, अगर यहाँ पे बैठने उठने की कुछ जगह हो, रोशनी हो, जलपान की व्यवस्था हो, तो यहाँ लोग आए भी और रुके भी। लेकिन आप देख रहे होंगे चारों तरफ बबूल खड़ा हुआ है, झाड़ी है इस समय, और ये सिर्फ और सिर्फ अराजक तत्वों का पनाह का स्थल बन गया रहने का। यहाँ तो डर जैसा लगता है देखने में, इतनी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हैं, तो पता नहीं कोई भी इसमें छुपा हो सकता है। हाँ निश्चित तौर पे अराजक तत्व पुलिस की व्यवस्था तो यहाँ होनी चाहिए ऊपर किले पे, बिल्कुल होनी चाहिए। भैया कह रहे रहती है, लेकिन हमें आज तक कोई पुलिसकर्मी यहाँ दिखे नहीं। यहाँ रहती है क्यूआरटी सामने रहती है, छिमकली मंदिर में 2 गाड़ियाँ रहती हैं। मंदिर में रहती है, किले पे तो कम से कम 1 या 2 सिपाही कर जी नहीं परमानेंट रहती है, पॉइंट उनके हैं, तो वो लोग अगर यहाँ 1-2 सिपाही रहे, तो जैसे मैं अभी आया, यहाँ कुछ लोग बैठ के दारू वगैरह पी रहे थे किले पे, मैंने देखा। अभी मैं जैसे इंटर नहीं आप हाँ आपने बात की, ये देखिए आप जी जरा नीचे दिखाए, ये पड़े हुए हैं पाउच, ये किले की व्यवस्था है, दारू के ही पाउच है। ये देखिए पानी के पाउच भी पड़े हैं। रात में आता है आदमी जी यहाँ पूरी तरीके से अराजकता होती। दिन में तो ये लोग नजर रखते हैं, लेकिन रात में यहाँ व्यवस्था नहीं, इसलिए यहाँ पे आना भी खतरे से खाली नहीं है। रात में आना खतरे से खाली नहीं है। दिन में तो चलिए चल जाता है, लेकिन रात में आना यहाँ खतरे से कोई खाली नहीं। आपका कहना है यहाँ अराजक टाइप के लोग रहते हैं। अगर प्रशासनिक व्यवस्था हो जाए तो इस तरीके का कोई वो नहीं रहेगा ना। हाँ, लेकिन इसमें कभी विभाग ने भी इंटरेस्ट नहीं लिया, विभाग ने भी कभी इस टाइप के प्रयास नहीं किए। और यहाँ के कुछ लोगों ने, संभ्रांत लोगों ने प्रयास भी किया। यहाँ पे दिखाएं ये दारू के गिलास और ये वो दिखाएं आप लोग। यहाँ शायद मिनी मॉडल साफ बन चुका है, देख लो। एक लोग भैया शायद पी भी रहे हैं, यहाँ बता रहे हैं, जरा इनको दिखा दीजिएगा। जिस खजाने का आपने जिक्र किया है, बता रहे उसी खजाने के अंदर बैठ के दारू पी रहे हैं। कहाँ है भाई? उधर साइड में। ये देखो भाई, आइए भाई इनको दिखाइए। ये है स्थिति, इसलिए यहाँ पुलिस पिकेट की व्यवस्था होनी चाहिए। और भैया लोग एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पे पार्टी कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? अरे हम लोग तो बाहर से आए। बाहर कहाँ से आए हैं? तभी तो हम लोग कर रहे हैं। अरे रुकिए यार, क्या वीडियो बंद करें? मतलब यहाँ हम लोग आए ऊपर घूम रहे। अब देखा ये एक डिस्पोजर नहीं, एक वो नहीं है, या तो सारे तुम देख रहे हो, आप लोग खुद देखा। ठीक है, तो वर्तमान में तो जब तुम मना कर अगला आदमी है वहाँ जो हम लोग क्यों, कितनी उम्र है तुम्हारी बेटा? आप लोग गलत है। कितनी उम्र है तुम्हारी? नाबालिग बच्चे यहाँ बताओ दारू पी। जहाँ पे तुम दारू पी रहे हो, यहाँ पता है तुम्हें क्या है? ये कौन सी जगह है? ये क्या है? राजा जयचंद का किला या घर था। हाँ, टीला महल पे आप बैठ के यहाँ दारू पीने आए हैं। बहुत से लोग पीते हैं, तो आप भी पीने आ गए हैं? हम लोग थोड़ी ना आए, हम लोग तो आज ही आए। कहाँ के हो आप लोग रहने वाले? अरे हम लोग बाहर पंजाब में। पंजाब के रहने वाले। गलत है ये चीज, गलत है। दोबारा से गलती मत करना, कहीं और बैठ के पी लीजिए। एक साइड उधर हो जाए। और उठाओ इनको। अरे कोई ना उठाए लें भैया, उठा डरो मार ले रहे बच्चे रहे, कोई नहीं। और क्या, इसीलिए यहाँ मैं बता रहा था कि पुलिस पिकेट की व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ लोग बैठ के जो है दारू पीते हैं, इस तरीके की गलत गतिविधियाँ करते हैं। अब पियो, जब तुम्हें डर ना ही है, महल में पी रहे हो बैठ के। देख सकते हैं आप लोग, ये अभी दारू पी रहे बैठ के। यहाँ देखिए कितनी महिलाएं आती हैं यहाँ किले को देखने के लिए, और यहाँ रोज सैकड़ों की तादाद में लोग आते हैं। इस तरीके का अराजक तत्व आते हैं। महिलाओं के साथ अगर छेड़छाड़ यहाँ पे हो जाएगी तो इस बात का जिम्मेदार कौन है? प्रशासन जिम्मेदार लेगा या पुरातत्व विभाग इस बात की जिम्मेदारी लेगा? इस तरीके का अराजक तत्व तो यहाँ पर बैठेंगे, आखिर इन पर कब कार्रवाई होगी? मैं कन्नौज पुलिस, कन्नौज प्रशासन से कहना चाहूँगा कि कब कार्रवाई होगी इस तरीके के लोगों पर। और यहाँ पर ये जो है एक शराब खाना बना रखा है इन लोगों ने। अब देखिए यहाँ कितनी सारी महिलाएं आई हुई हैं, और ये यहाँ बैठ के दारू पी रहे। जरा इनको भी दिखा दीजिए। और ये महिलाएं इधर आई हैं किले को देखने के लिए। कोल्ड ड्रिंक ये देखिए महिलाएं आई हुई हैं, और ये यहाँ दारू पी रहे। तो इस बात का जिम्मेदार कौन होगा? इनकी महिलाओं की सुरक्षा, जो योगी जी बात करते हैं सुरक्षा की, ऐसे ऐतिहासिक स्थलों पर ये शराब खाना बना के रखा है।
विकास जी कुछ देखिए बोलिए। अभी हम बात कर रहे थे, पीछे हमने दिखाए वहाँ पे पाउच हाउस तमाम ये पड़े हुए थे, इधर महिलाएं बेटियां बच्चियां आ रही हैं यहाँ पे, और यहाँ पे खुलेआम यहाँ पे अब तो ये था राजा जयचंद्र का किला और राजा जयचंद्र के किले का इतिहास, और आपने यहाँ की व्यवस्थाएं तो देख ही ली होंगी। यहाँ पर एक शराब खाना पहले से ही बना हुआ है, जगह जगह पर पानी के गिलास और दारू का सेवन करते हुए यहाँ पर लोग मिले, और प्रशासन की व्यवस्था आप देख सकते हैं। देखी होगी कि बेटियाँ आई किला देखने और शराबियों को देखकर यहाँ से भाग गईं। तो मेरा प्रशासन से अनुरोध है, कन्नौज प्रशासन से, कि यहाँ पर इतनी तो व्यवस्था कम से कम कर दी जाए कि बेटियाँ जो किला देखने आए उनकी सुरक्षा व्यवस्था समुचित हो। देखिए वो जा रही बेटियाँ, जरा एक मिनट दिखा भी दें, वो शराबियों को देख के वापस जा रही हैं बेटियाँ, जो भी आई थी यहाँ पे देखने के लिए, ये सब वापस जा रही हैं इन्हीं के लोगों की वजह से। मैं आपको दिखाता हूँ। कन्नौज प्रशासन से मेरा यही कहना है कि यहाँ पर इतनी तो कम से कम व्यवस्था कर दी जाए कि बेटियाँ यहाँ पर आने में अपने आप को सुरक्षित महसूस ना करें, आराम से इस पुरातत्विक स्थल को देख सकें, इसका दीदार कर सकें। और मेरे साथ विकास अवस्थी जी रहे, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जो आपने हमें अपना इतना कीमती समय दिया। मैं हूँ प्रभात और आप देख रहे हैं डिस्कवर इंडिया।